हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 4 प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए। प्राथमिक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर होता है, मतलब वो प्रकृति पर ही जीवित रहता है। प्रकृति के जितने भी संसाधन होते हैं उसको सीधे तरीके से वह उपयोग में लेता है। जैसे कि कृषि के बारे में मैंने आपको बताया, कृषि के अलावा खनन है, पशुपालन है, मछली पालन है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्राथमिक क्रिया के परिभाषा के अंतर्गत मैंने आपको बताया। आज हमारा जो है वो प्राथमिक क्रिया, हमने पिछले वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था आखेट और भोजन संग्रहण से संबंधित, जिसमें हमने शिकार के बारे में बताया था और किस प्रकार से भोजन इकट्ठा किया जाता है और कहाँ कहाँ पर किया जाता है, वो सारा अध्ययन हमने भोजन आखेट के अंतर्गत किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पशुचारण। पशुचारण का तात्पर्य होता क्या है? पशुओं को चराना या पशुओं से संबंधित व्यापार करना। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि पशुओं को पालन करना और उसका किस प्रकार से व्यापारीकरण किया जा सकता है, उसे हम पशुचारण की प्रक्रिया के अंतर्गत डालते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम पशुचारण के बारे में पढ़ेंगे। पशुचारण होता क्या है? अगर मैं पुराने समय में जाऊं तो आपको पता होना चाहिए कि आखेट जो था, मतलब जो शिकार था, पहले के लोग क्या करते थे? पशुपालन नहीं करते थे, वो करते थे आखेट, शिकार करने का काम करते थे। जंगलों में जाते थे और वहाँ पर जो भी जंगली जानवर मिलते थे उनको मारते थे, कंदमूल इकट्ठा करते थे। लेकिन हुआ क्या, उस टाइम पे उन लोगों ने ये सोचा कि आखेट पर तो पूरा जीवन निर्भर नहीं हो सकता। उन समूह के लोगों ने यही सोचा, उन्होंने महसूस किया इस चीज़ को, भैया आखेट जो है वो पूर्णतः जीवन का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया कि जिन पशुओं को मैं मारता हूं, अगर उनको ही पालना शुरू कर दूं और उससे जो भी चीज़ें मिलती है अगर उसको मैं भोजन के रूप में लूं, तो मुझे यहाँ पर भागने की जरूरत नहीं होगी, आखेट करने की जरूरत नहीं होगी, ना ही भोजन इकट्ठा करने की जरूरत होगी। तो इसी तरीके से मानव ने पशुचारण का कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है सामने देखेंगे। देखिए, आखेट पर जीवन निर्भर करने वाले मनुष्यों ने जब यह महसूस किया कि आखेट से जीवन का भरण पोषण पूर्णतः नहीं हो सकता, इसलिए लोगों ने पशु या कह सकते हैं पशु व्यवसाय को अपनाया। ठीक है, मतलब ये कि आखेट पर जीवन निर्भर करने वाले जितने भी मनुष्य थे, जो पुराने समय की बात चल रही है, उन्होंने ये महसूस किया कि भाई आखेट से जीवन का भरण पोषण पूर्णतः नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें प्रति व्यक्ति जो उत्पादन होता है बहुत ही निम्न होता है। क्योंकि शिकार करोगे, ठीक है, अब शिकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर छोटा है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन कहाँ से हुआ? घर में अगर 5 लोग खाने वाले हैं और आपने मान लीजिए एक छोटे से खरगोश का शिकार कर लिया, तो भरण पोषण कैसे होगा? ठीक है, तो कहने का मतलब है भरण पोषण पूर्णतः नहीं हो सकता, इसलिए लोगों ने पशु को व्यवसाय को अपनाना प्रारंभ कर दिया, मतलब पशु व्यवसाय को अपनाया। आगे बात समझ में? और यहीं से क्या चालू होता है हमारा पशुचारण। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जलवायु दशाओं को देखा और जलवायु दशाओं का चयन करके, मतलब जैसे ठंडा मौसम है तो ठंडे मौसम के हिसाब से पशुओं को पाला, जैसे गर्म क्षेत्र है तो वहाँ पर गर्म क्षेत्र में कौन कौन से जानवर होते हैं उस हिसाब से उनको पालना शुरू कर दिया। मतलब ये कि जलवायु दशाओं का आधार पर, जलवायु दशा के आधार पर पशुओं का चयन किया। ठंडे गर्म प्रदेशों के आधार पर पशुओं को क्या बनाया? पालतू बनाया। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं। जलवायु दशाओं के आधार पर, अब जलवायु दशा हो सकती है गर्म व ठंडे प्रदेशों में। ठीक है, जलवायु दशाओं के आधार पर पशुओं का क्या किया? चयन कर पशुपालन प्रारंभ किया। आगे बात समझ में? उन्होंने क्या किया? पशुचारण के अंतर्गत उन्होंने देख लिया भाई ठंडा प्रदेश है तो ठंडे प्रदेश में कौन कौन से जानवर है जो दूध देता है,
या कौन कौन से जानवर है जो कुछ ना कुछ खाने पीने से संबंधित कुछ ना कुछ तो देते ही है। ज़्यादातर दूध देते हैं, फिर दूध से तो हम कई चीज़ें बना लेते हैं, जैसे कि भेड़ होती है, भेड़ की ऊन होती है, तो ऊन से भी हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, और वो भी जलवायु दशाओं के आधार पर। मैं बताऊंगा आपको गर्म प्रदेशों में कौन सी पशुओं को पालते हैं, ठंडे प्रदेशों में कौन पशुओं को पालता है, कौन कौन से पशुओं को पालते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अच्छा, इन्होंने फिर आगे क्या किया, समय बीतता गया, तकनीकी भी आई, तो भौगोलिक कारक पहली चीज और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन को एक बड़े व्यापारिक स्तर पर ले जाने का काम भी मानव ने किया। आज देख लीजिए, यहां पर तो पूर्णतः जीवन निर्भर है, ठीक है, आखेट के ऊपर था, फिर उन्होंने पशुपालन करना शुरू किया, फिर उन्होंने व्यापारीकरण प्रारंभ कर दिया, व्यापार लेके आए। तो इस तरीके से धीरे 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 पशुचारण एक बड़े स्तर पर पहुंच गया और वो बदल गया, पशु के व्यापार में बदल गया। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बदला। ठीक है, दो टॉपिक आएंगे, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन। ये दो टॉपिक इस पशुचारण से ही संबंधित है। भाई पहले तो जानवरों को कैसे चराते थे, एक निम्न स्तर पर क्रिया करते थे, फिर वही स्तर बहुत बड़ा हो गया, वाणिज्य पशुधन पे पहुंच गया, मतलब बड़े स्तर पर व्यापार किस प्रकार से पशुओं का होने लगा, उसको भी मैं समझाऊंगा। लेकिन इसमें एक मेंशन करेंगे क्या, भौगोलिक कारकों व तकनीकी विकास के आधार पर। ठीक है, व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो एक तो भौगोलिक कारक जो था उन्होंने मानव का साथ दिया, दूसरा साथ के साथ उन लोगों ने क्या किया, तकनीकी का विकास किया। इसको आधार बनाकर वर्तमान समय में पशुपालन व्यापार जो है उसे बड़े स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर ले जाने का काम मानव ने किया। ठीक है, पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय को बड़े व्यापारिक स्तर पर ले गया कौन, मानव। ठीक है, अब देखिए, ये तो पशुचारण के बारे में हो गया कि भाई पशुचारण होता क्या है, कि भाई पशुचारण का मतलब होता है पशुओं को चराना, और उससे पशुओं से जो भी चीजें मिलती है हमको वो हमें ग्रहण करना। अब उसने बताया कि भाई पहले तो जीवन जो था वो आखेट पे था, फिर उन्होंने पशुओं का पालन किया और किस प्रकार से पशुओं का व्यवसाय प्रारंभ किया। जलवायु दशाओं के आधार पर उसने डिवाइड कर दिया, भाई ये पशु सर्दी के हैं, ये गर्मी के हैं, उस हिसाब से उनको पालना शुरू किया। अब देखिए, भौगोलिक कारक का उपयोग किया, तकनीकी विकास किया, और उसने अपने बड़े स्तर पर व्यापार को ले गया। ठीक है, अब पशुचारण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, सुन लो। पशुचारण के प्रकार मतलब व्यापार के स्तर पर ले जाने के लिए पशुचारण को दो भागों में डिवाइड किया। एक था चलवासी पशुचारण, ठीक है, क्या होता है बताएंगे, और दूसरा जो है वो है वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन मतलब इस पशुचारण को कितने भागों में बांट दिया मानव ने, दो भागों में, एक चलवासी और एक वाणिज्य पशुधन पालन। ये जो प्रक्रिया है ये है आदिम। आदिम का मतलब होता है पुरानी, ठीक है, ये तो पुरानी है, और ये जो है वो है नवीन। नवीन का मतलब आज का, ठीक है, आज का जो पशु व्यापार है वो इससे संबंधित है। ये तो पुरानी है, ये पुरानी प्रक्रिया है पशुचारण की, और ये नवीन प्रक्रिया। इन दोनों को हम समझेंगे, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चलवासी पशुचारण। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे वाणिज्य पशुधन पालन। आज का टॉपिक है चलवासी पशुचारण को लेते हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है चलवासी पशुचारण, किस प्रकार से पशुचारण के अंतर्गत चलवासी का महत्व क्या है, और आदिम समय में इसको किस प्रकार से किया जाता था, इस पशुचारण को, इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन से जानवर ये पालते थे, और किस प्रकार से अपने इनके जीवन को चलवासी पशुचारण ने प्रभावित किया है। चलिए आगे पढ़ते हैं, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, अब हम पढ़ते हैं चलवासी पशुचारण के बारे में, कि देखिए चलवासी पशुचारण होता क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं, एक एक करके इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, चलवासी पशुचारण जो है ये पुरानी एक प्रक्रिया है जीवन निर्वाह की, और जीवन निर्वाह कह सकते हो या व्यवसाय हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस जमाने के अंदर जब वो आखेट करता था, जब तो उसके साथ बड़ी समस्या थी कि भाई मैं कैसे अपना जीवन का भरण पोषण करूं, तो फिर बीच में उसके सामने आता है कि भाई मैं जिन शिकार कर रहा हूं पशुओं का, उनको पालना शुरू कर दूं तो कितना बढ़िया हो, तो उससे जो भी चीज़ मिलेगी तो आराम से बैठे बैठे मिल जाएगी। तो फिर आता है
पशुचारण के दो प्रक्रिया उन्होंने यूज में ली, एक चलवासी और एक वाणिज्य। ठीक है, चलवासी एक बहुत पुरानी पद्धति है, ये तो बाद में आई थी, नवीन थी ये। ठीक है, आज जो व्यापार चल रहा है वो वाणिज्य पशुधन पालन है। ये जो आदिम समाज था, पुराना समाज था, उन्होंने इसका उपयोग किया। चलवासी में होता क्या है, चलवासी नाम से पता चल रहा है, चलवासी का मतलब, चलवासी मतलब जो व्यक्ति पशुओं को चलते चलते चराते हो। कैसे, आज यहां पर कभी देखा होगा आप लोगों ने, आसपास ऊंट या भेड़ बकरियां आपके आसपास देखते होंगे, एक साथ ग्रुप में बहुत सारी भेड़ें, ऊंट, बकरियां सब चलती रहती है। ठीक है, वो एक निश्चित समय में आती है, जैसे कि मान लीजिए बारिश का मौसम है तो आपके साथ हरियाली होती है, तो वो लोग आपके आसपास चराने के लिए लोग आते होंगे, उन लोगों को चलवासी कहते हैं। देखिए, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह की एक व्यवस्था है, जिसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, मानव जो होता है, वो पूर्णतः पशुओं पर ही आधारित होते हैं। चाहे वो भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे वो शरण लेनी हो, चाहे औजार हो, चाहे यातायात हो, सारे काम जो है वो पशुओं से ही उन पर निर्भर होते थे कंप्लीटली। ठीक है, वे अपने पालतू पशुओं के साथ ही पानी की व्यवस्था, चरागाह की उपलब्धता और गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। मतलब एक स्थान पर चरा लिया, फिर आगे चले गए, फिर वहां चरा लिया, फिर आगे चले गए, तो मतलब वो चलते रहते थे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, चलवासी पशुचारण। आगे बात समझ में, मतलब जैसे पहाड़ों में चरा रहे हैं, फिर मैदानों में चराने आ गए, फिर मैदानों में घास खत्म हो गई तो पहाड़ों में चले गए। इस तरीके से वो घूमते फिरते अपने पशुओं को चराते थे, और उससे जो भी मिलता था उससे अपना भरण पोषण करने का कार्य वो करते थे। ठीक है, चलिए अब मैं एक एक करके इसकी परिभाषा, मतलब जो भी इसकी विशेषता वो बताता जाता हूँ। पहली लाइन आपको क्या लिखनी है, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। ठीक है, लिखेंगे चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, मतलब बहुत ही पुराना व्यवसाय इसे माना जाता है। ठीक है, अब इसमें वो लोग क्या करते, किस पर डिपेंड रहते हैं, पशुओं पर। ठीक है, लिखेंगे जिसमें पशुचारण, ठीक है, जो भी पशुचारक होता है, ठीक है, जिसमें पशुचारक जो होता है, चारक पूर्णतः भोजन हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो औजार हो, ठीक है, चाहे वो शरण हो, ठीक है, पशुओं पर निर्भर रहते थे। ठीक है, मतलब ये कि जिनमें जो पशुचारक होते हैं, जो पशुओं को चराने का काम करते हैं, उनको अगर भोजन की आवश्यकता होती है तो पशुओं पर निर्भर, वस्त्र हो, औजार हो, शरण हो, पूर्णतः किस पर डिपेंड होते थे, वो पशुओं पर। अगर मान लीजिए यातायात करना हो, ठीक है, यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो तो भी उसको पशुओं की आवश्यकता पड़ती थी। वे अपने पालतू पशुओं के साथ में एक तो पानी की व्यवस्था उनके साथ होती थी, और चरागाह की उपलब्धता, भाई वहां पे चराना है तो वो उपलब्धता उनके पास होती थी, निश्चित जगह होती थी। ठीक है, भाई वहां पर ले जाकर उनको चराना है, और गुणवत्ता के अनुसार, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो चलते रहते थे। ठीक है, लिख देंगे इसको भी, वे अपने पशुओं को, ठीक है, जल की उपलब्धता, पहली चीज तो वो जल की व्यवस्था साथ में रखते हैं। ठीक है, पानी की व्यवस्था, दूसरी चीज क्या करते थे वो, चरागाह की उपलब्धता, मतलब उनको पता होता था कि हमें पशुओं को कहां चराना है, वो निश्चित स्थान भी होता था। ठीक है, वह एक गुणवत्ता को लिए वो साथ में रखते थे, किसी भी प्रकार की तकनीकी व्यवस्था कुछ भी हो सकती है के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते रहते हैं, वो चलते रहते थे। इसे तो चलवासी कहते हैं, पशुओं को चराते रहते हैं, घूमते रहते हैं और अपना भरण पोषण करने का कार्य वो करते रहते हैं। तो गुणवत्ता के अनुसार, ठीक है, वो क्या करते थे, जल की उपलब्धता, चरागाह की उपलब्धता और गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। क्लियर, आगे बात समझ, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सुनिए आगे और क्या करते थे, इन पशुचारकों ने अपने अपने निश्चित चरागाह क्षेत्र भी होते थे, भाई वहां पर मेरे को चराना है तो वो एक निश्चित स्थान हुआ करता था इनका। ठीक है, इन पशुचारकों का निश्चित चरागाह क्षेत्र होते थे, ठीक है, जहां पे उनको
चराना है, निश्चित चरागाह जहां पर घास है वो निश्चित क्षेत्र, वहां पर उनको जाना है। अच्छा और सुनिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पशुओं को लोग पालते थे। अब मैं बताऊंगा कौन कौन से पशु, ठीक है, लिख देंगे। विभिन्न विभिन्न स्थानों के अनुसार अलग अलग पशुओं को वे पालते थे, ठीक है। अब जैसे कि सुनिए, जैसे कि उष्ण कटिबंध में जाइए आप, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अब देखिए अगर मैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जाऊं तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, उष्ण कटिबंध, जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे कि उष्ण कटिबंध अफ्रीका देख लो, अब गर्म क्षेत्र है, अफ्रीका क्षेत्रों में अगर मैं वहां पे जाऊं, उष्ण कटिबंध वहीं पर सबसे गर्म क्षेत्र वही है, गाय और बैल मिलेंगे आपको, गाय व बैल, ठीक है। अगर मैं कहां जाऊं, सहारा एवं एशिया के मरुस्थल में चलते हैं, सहारा व एशिया मरुस्थल में, तो मैं बता दूं यहां पे जब जाओगे आप तो यहां पे क्या पालते हैं वो, भेड़ बकरी ऊंट ये पालते हैं, भेड़ बकरी ऊंट पालते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं, ये तो गर्म क्षेत्र हो गए। अब सुनिए, अगर मैं ये कहूं कि जैसे कि तिब्बत वाला क्षेत्र है, एंडीज पर्वत है, ठंडा प्रदेश है, ये तो गर्म प्रदेश हो गए। अब ठंडे प्रदेश में चलते हैं, जैसे कि तिब्बत है, ठीक है, या फिर एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत, यहां पर कौन से पशु पाले जाते हैं, यहां पर पाले जाएंगे याक या लांबा, याक व लांबा जानवर है, ठीक है। या फिर देख लीजिए आर्कटिक में जाओ, बिल्कुल ठंडे प्रदेश में जाइए आप, आर्कटिक में चले जाइए, या फिर आपके जो उत्तरी जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है, बहुत ठंडे प्रदेश है, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, बताइए कौन से जानवर यहां मिलेंगे, रेंडियर। इस तरीके से जानवरों का चुनाव किया गया, ठीक है। वनस्पति जो भी प्रकृति है, जैसा मौसम है उस मौसम के अकॉर्डिंग इन जानवरों को पाला उन लोगों ने, और इनको चराने का काम करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और उनको चराकर उनसे भरण पोषण का कार्य ये लोग करते थे। यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी आगे और है चलवासी पशुचारण के बारे में, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, इसकी बात कर लेते हैं। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक लोग पशु चलवासी का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चलकर अपने पशुओं को चराने का काम करते हैं। सबसे पहला आता है जो प्रमुख है, प्रमुख क्षेत्र। देखिए अगर मैं प्रमुख क्षेत्र की बात करूं तो देखिए इसमें आते हैं उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट, ठीक है, उत्तरी जो अफ्रीका है, आगे बात समझे, आपका जो उत्तरी अफ्रीका है उसके अटलांटिक तट से लेकर के, अटलांटिक तट से मतलब एक स्थान तो आपका ये हो गया, दूसरा स्थान कौन सा है, प्रायद्वीप, जो अरब प्रायद्वीप है उस प्रायद्वीप से होता हुआ कहां जाता है, देखो अरब प्रायद्वीप से होता हुआ मंगोलिया। आगे बात समझे, ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर चलवासी का काम होता है, पशुओं को चराने का काम करते हैं। तो पहले तो वो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से जाएंगे, फिर अरब प्रायद्वीप से होते हुए कहां पहुंचते हैं, वो मंगोलिया एवं मध्य चीन तक ये क्षेत्र फैला हुआ है जहां पर ये घूम फिरकर अपने पशुओं को चराने का काम करते हैं। लिख देंगे एवं मध्य चीन तक यह फैला है। एक क्षेत्र ये है भैया चलवासी पशु चारण के। एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनिए। उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप से होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक ये फैला हुआ है प्रमुख क्षेत्र जहां पे चलवासी का कार्य किया जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान देख लेते हैं। दूसरा क्षेत्र चलवासी पशुचारण का, यह क्षेत्र जो है यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश, ठीक है, एक तो यूरोप हो गया व एशिया हो गया। कौन सा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, ये ठंडा प्रदेश है, ठीक है, यूरोप और एशिया का जो टुंड्रा ठंडा प्रदेश है वहां पर, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा क्षेत्र कौन सा है भैया, तीसरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें आता है दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है, एक तो वो क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी
पश्चिमी, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध जो है, नीचे वाला जो पार्ट है ग्लोब का, इस दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो दक्षिण और पश्चिम में जो अफ्रीका है वो वाला भाग, वह इसी के साथ में मेडागास्कर जो द्वीप है वो भी इसमें शामिल है, मेडागास्कर द्वीप। ये आपके 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि चलवासी पशुचारण के एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत आते हैं। यहां पर चलवासी का काम होता है। अब सुनिए, नए जो चरागाह क्षेत्र है उसकी खोज के लिए समतल मैदान और पर्वतीय क्षेत्रों की लंबी लंबी दूरी तय करते हैं ये लोग। भाई खोजेंगे भी तो उसे चराने के लिए। अगर मान लीजिए पुराने चरागाह समाप्त हो गए तो नए चरागाहों की तो जरूरत पड़ती है, तो वो कहाँ घूमते हैं? समतल मैदानों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। लिख देंगे इसको भी, नए चरागाह की खोज के लिए पर्वतीय व समतल मैदानों में लंबी दूरी तय करते हैं। आगे वाला समय लंबी लंबी दूरी तय करने का काम ये करते हैं, जब जाके नए चरागाह भूमि इनको प्राप्त होती है। आपको मैं बता दूं, जब गर्मी में मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है तो मैदानी भागों से पर्वतीय क्षेत्रों में चरागाह का काम करते हैं। जब सर्दी का मौसम आता है तो पर्वतीय भागों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है ना, इधर से इधर, मैदानों से पर्वतीय और पर्वतों से मैदानों में, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऋतु प्रवास। मतलब ऋतु के आधार पर ये प्रवास कर रहे हैं। लिख देंगे इसको भी, गर्मियों के समय चलवासी पशु चारण का कार्य किधर से किधर होता है? गर्मियों के अंदर मैदानी भागों से पर्वतीय, मैदानी भागों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। ठीक है, ये तो हो गया गर्मी के टाइम पे। अब सर्दियों में देख लो, सर्दियों के समय चलवासी पशुचारण का कार्य पर्वतीय भागों से मैदानी क्षेत्रों की ओर। मतलब ये कि जब गर्मी आती है तो वो मैदान से कहां चले जाते हैं चराने के लिए? पर्वतीय क्षेत्रों में। जब सर्दी आती है तो वो कहां चले जाते हैं? पर्वतों से मैदानी, मतलब मैदान से पर्वत और पर्वतीय से मैदान। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऋतु प्रवास। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मोस्ट लगा लेना कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। आगे बात, असल में यही प्रक्रिया है ऋतु प्रवास की, जो कि चलवासी पशुचारण के अंतर्गत आती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहां तक आप उतार लीजिए। आगे भी कुछ और भी है चलवासी पशुचारण से संबंधित, पढ़ेंगे इसको भी, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी चलवासी संबंधित जो बिंदु है, अगर मैं इसको भारत के अंदर बात करूं, भारत की, तो भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां पर भी ये चलवासी पशुचारण का कार्य किया जाता है। किन जातियों के द्वारा किया जाता है? एक तो गुज्जर जनजाति, बकरवाल, गद्दी और भूटिया जो जनजाति के लोग हैं वो ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों में से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं चलवासी कार्य करने के लिए, मतलब पशुओं को चराने के लिए। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं अपन, भारत की यही, भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में एक तो आपका गुज्जर जनजाति, बकरवाल जनजाति, गद्दी जनजाति और एक है भूटिया। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार की जनजातियां जो है, ये जनजातियां आपके कहाँ रहती है? भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर रहती है। ठीक है, अब ये लोग चलवासी का काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? भूटिया लोग जब गर्मी का मौसम आता है, गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों में क्या काम करते हैं? ये मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं पशुओं को लेकर। गर्मियों में ये लोग, भूटिया लोग गर्मियों में कहां से कहां जाते हैं? क्या बताया मैंने आपको? ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्र, मैदान से नीचे ऊपर जाते हैं। गर्मियों में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं। अब ये तो आपके भारत की बात हुई। अब मैं बात करूं अगर टुंड्रा प्रदेशों की, टुंड्रा
प्रदेश की अगर हम बात करें तो टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकालीन में दक्षिण से उत्तर की ओर और शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारण का कार्य किया जाता है। ग्रीष्म में तो दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश में लोग ग्रीष्म काल में कौन सी दिशा से कौन सी दिशा, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर व शीतकाल में उत्तर से किधर की साइड जाता है, ये दक्षिण की ओर, उत्तर से की ओर चलवासी पशुचारण का कार्य करते हैं। क्लियर, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से ये चलवासी चलने का तो काम कर रहे हैं। इसके अंदर देखो भारत में तो देखो आप, ये जो गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी भूटिया जनजाति के लोग हैं, जब गर्मी का मौसम आता है तो ये मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश के अंदर देखिए लोग ग्रीष्मकालीन का जब समय आता है तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, सर्दी का मौसम आता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं पशुओं को चराने के लिए। लेकिन आपने कभी देखा होगा अभी प्रेजेंट टाइम पे ऐसे पशुओं को चराने वाले लोग बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है, सुन लीजिए। चलवासी पशुचारण के घटने के कारण ये बड़ी समस्या हो गई। अब आपको ऐसे लोग दिखाई नहीं देते, पहले दिखाई देते थे, मैंने भी कई बार देखा है, लेकिन अब मुझे भी नजर नहीं आते। उसका कारण है एक, राजनीतिक जो सीमाएं हैं, सीमाओं का अधिरोपण। मतलब ये कि लोगों ने क्या कर दिया है कि भाई उधर का राज्य का इधर नहीं आएगा चराने के लिए, इधर का उधर नहीं जाएगा, तो लोगों को रोक दिया, ठीक है। एक, देश में नई नई जो बस्तियां हैं, बस्तियों की योजना। अब नए नए जब मकान बस्तियां जब बनेगी तो भैया आपको चराने के लिए जगह कहाँ बचेगी, है ही नहीं, सब खत्म हो गया। तो एक तो राजनीतिक सीमाएं और नई नई बस्तियों का जो योजना बन रही है, और नई नई, आप देखिए पहले सिटी छोटी होती थी, आसपास के क्षेत्र में जंगल हुआ करते थे, अब वो सिटी बड़ी होती गई, जंगल छोटे होते गए, अब चराने के लिए बचा नहीं, इसलिए चलवासी जो पशुचारण है धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त हो गए। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चलवासी पशुचारण घटने के कोई दो कारण बताइए। राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, दूसरा देश में नई नई बस्तियों की योजना लागू होना, इस वजह से चलवासी पशुचारण समाप्त हो गया। इस तरीके से अपना जो पशुचारण का पहला बिंदु चलवासी पशुचारण समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक पशुधन पालन। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।